हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हम जो हैं राजस्थान की अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। और अपवाह तंत्र में हम पढ़ रहे थे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह में मैंने आपको बताया था कि वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता, ऐसी नदियाँ आंतरिक प्रवाह में आती हैं। और मैंने आपको बताया था कि आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे घग्गर है, कांतली है, साबी, काकने, रूपारेल, मेंथा, रूपनगढ़। ये सारी जो आपकी नदियाँ हैं ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो मैंने आपको घग्गर नदी भी करवा दी थी। और घग्गर नदी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि शिवालिका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और टिब्बी कस्बे से राजस्थान में प्रवेश करती हैं, हनुमानगढ़ ज़िले से बहती हुई गंगानगर होती हुई और प्राचीन काल में पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक जाती थी। और वहाँ इसको स्थानीय भाषा में अकरा के नाम से जाना जाता था। और इसके जो है किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा और रंग महल, दो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल भी मिले हैं। तो नेक्स्ट जो है आंतरिक प्रवाह की नदियों की अपनी बात करते हैं। तो आप जो हैं हेडिंग लगाइएगा कांतली नदी। आज हम किसकी बात करेंगे? कांतली नदी की। कांतली नदी, कांतली नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो कांतली नदी जो है इसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं। और विशेषता अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूर्ण राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने के हिसाब से वैसे जो है सबसे लंबी नदी मैंने आपको बताया था घग्गर है, लेकिन अगर पूर्णतः बहने वाली पूछ ली जाए आंतरिक प्रवाह की तो आपकी कांतली नदी है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जो है आपके राजस्थान में बहती है। और शेखावाटी प्रदेश की ये जो कांतली नदी है आपकी मुख्य नदी मानी जाती है। कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है इसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और कांतली नदी के जो किनारे हैं वो सीकर में एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम गणेश्वर सभ्यता कह देते हैं। इन सारी बातों को अपन करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ मैपिंग करनी होगी। और मैपिंग के दौरान जो है हम बनाएंगे कांतली नदी का चित्र। तो चित्र से पहले आप देखिएगा, चित्र बना लीजिए एक बार। चित्र बना रहे हैं हम कांतली नदी का। यूं पहाड़ी है एक, ये हमारी क्या है? पहाड़ी। ये हमारी एक पहाड़ी है जिसे हम खंडेला की पहाड़ियाँ कह देते हैं। ये पहाड़ियाँ कौन सी? खंडेला की पहाड़ियाँ। ये हमारी हैं खंडेला की पहाड़ियाँ। और ये जो हमारी खंडेला की पहाड़ियाँ हैं ये कौन से ज़िले में अवस्थित हैं? तो सीकर ज़िले में दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं होगी। इस तरह से यूँ जो आप अगर मैप साथ साथ बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है प्रिय विद्यार्थियों। यूँ बहती हैं ये और यूँ बहती हुई चलती हैं। कौन सी नदी की बात करें अपने? कांतली नदी की, जो इस तरह से यूँ बहती हैं। और यहाँ आपका झुंझुनू ज़िला है। कौन सा? झुंझुनू। और इस झुंझुनू की सीमा पर ये जो है क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यहीं पर समझिए, झुंझुनू में प्रवेश नहीं करती और झुंझुनू में क्या हो जाती हैं? झुंझुनू के पास जाकर के ये यूँ समाप्त हो जाती हैं और यूँ बहती है आपकी कांतली नदी। और इस कांतली नदी जो कि खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं, इसके किनारे भी जो है एक पुरास्थल विकसित हुआ। ये आपका ज़िला जो है कौन सा है? सीकर। कौन सा ज़िला है दोस्तों? सीकर ज़िला है। और इस सीकर में आपके यहाँ जो हैं एक सभ्यता की प्राप्ति हुई दोस्तों। यहाँ स्थल पर रेड कलर में जो दिखाई दे रही हैं ये आपकी हैं गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। तो इसको आप लिखिएगा गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता है और सीकर में है। कहाँ है? सीकर में। अगर विस्तृत आपसे कोई पूछे तो नीम का थाना, नीम का थाना में अवस्थित हैं दोस्तों।
और इस गणेश्वर जो आपकी सभ्यता है इसको कह दिया जाता है दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या जी? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कह दिया जाता है। कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि इससे पहले खोजा गया था आहड़ को, आहड़ उदयपुर में, वहाँ भी उसे ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि तांबे के औजार बहुत मिले। लेकिन जब गणेश्वर की खोज हुई तब ऐसा लगा कि गणेश्वर जो है सबसे प्राचीन है, इसलिए जो है सबसे प्राचीन होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सीकर में गणेश्वर सभ्यता, और ये जो जिस तरह से इसका जल बहता है, आपकी कांतली नदी का जो जल बहता है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ये जो आपका प्रवाह क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको तोरावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तोरावाटी कह दिया जाता है सीकर ज़िले में इसको। इसका जो बेसिन है, किनारा है, जो बहाव क्षेत्र है, इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ बेसिक सी बातें हम इसके संदर्भ में यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप कांतली का लिखिएगा दोस्तों उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की बात करते हैं तो उद्गम स्थल में आप लिखिएगा खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर ज़िले से इसका उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियाँ कोष्टक में लिखिएगा सीकर ज़िले से। कौन से ज़िले से दोस्तों? सीकर से निकलती हैं। फिर जो है इसकी विशेषता लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? विशेषता। और विशेषता में क्या लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों? विशेषता में आप लिखेगा कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। शब्द क्या है हमारा? पहले पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी लगभग जो है ये 100 किलोमीटर बहती हैं दोस्तों। कितनी बहती हैं? 100 किलोमीटर बहती हैं। और इसी तरह से एक और विशेषता आप इसकी साथ साथ लिखते जाइए। हालांकि हमने बात कर ली है, फिर भी जो है लिखना ज़रूरी है दोस्तों, और मैटर होना चाहिए। मैटर होगा तभी हम पढ़ेंगे, अन्यथा हम पढ़ेंगे क्या? तो लिखिए शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी है। कौन से प्रदेश की? शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी। ठीक है दोस्तों, तो शेखावाटी प्रदेश की से मुख्य नदी माना जाता है। और फिर लिखिएगा कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तोरावाटी के नाम से। तो तोरावाटी कहा जाता है दोस्तों। क्या कह दिया जाता है? तोरावाटी के नाम से इसे जाना जाता है। और फिर इसके बाद लिखिएगा एक और बात कि जो आपकी कांतली नदी है, इसके किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई। कौन सी सभ्यता की? गणेश्वर सभ्यता की। यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, विजिबल होगा। लिखिएगा कांतली नदी के किनारे कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ।
या इस तरह से लिखते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, खोजी गई। कौन सी सभ्यता खोजी गई? गणेश्वर सभ्यता खोजी गई। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, फिर जो है एक और बात यहाँ पे लिखेगा आप, यहाँ लिखेगा कि गणेश्वर सभ्यता को गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी, हमने बात की है कांतली नदी की, जो कि खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं और केवल सीकर ज़िले में बहती हैं और पूर्णतः बहने वाली राजस्थान में सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास बहती हैं। इसके जो किनारे हैं, सीकर ज़िले में गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, इसे खोजा गया और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और जो आपकी ये कांतली नदी है, इसके प्रवाह क्षेत्र को तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से बात दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली नदी के आंतरिक प्रवाह की। तो दोस्तों नेक्स्ट अपने बात करते हैं आंतरिक प्रवाह में अगली नदी की। तो अगली एक नदी है आपकी, जिसे कह देते हैं हम काकने नदी या मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिएगा काकने नदी या मसूरदी नदी। काकने नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो इस काकने नदी का जो अन्य नाम आपका वो है मसूरदी नदी। अन्य किस नाम से? मसूरदी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये जो आपकी काकने नदी है दोस्तों, तो इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इस तरह से यूँ कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं जैसलमेर में, देखिएगा यूँ क्या है आपकी कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं। ये कौन सी पहाड़ियाँ? कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कोटड़ी की पहाड़ियाँ। और ये कोटड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये पड़ती हैं आपकी जैसलमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में कोटड़ी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पड़ती हैं? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में जो कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ये नदी निकलती हैं आपकी काकनिया, जिसे हम कह देते हैं मसूरदी नदी। यूँ इस तरह से इसकी लोकेशन है, यूँ निकलती हैं और आगे जा कर के ये एक झील का निर्माण करती है। यहाँ पर जो है इस तरह से एक झील का निर्माण करती हैं। ये जो झील हैं वो है आपकी भुज झील। कौन सी झील? भुज झील। और राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की माने तो सबसे छोटी नदी काकने नदी है। आंतरिक प्रवाह की अगर अपन माने तो सबसे छोटी नदी कौन सी? आपकी काकने नदी है, जो कि जैसलमेर में भुज झील के यानी मीठे पानी की भुज झील का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से इसकी ये जो है आपको लोकेशन दिखाई दे रही है। तो इसकी विशेषता एक छोटी सी है, कोई ज़्यादा बड़ी ये नदी नहीं है। तो आप इसकी विशेषता यहीं पर नोट कर लें दोस्तों। हम फिर अगली नदी की बात करते हैं। तो यहाँ जो है मैं इसकी विशेषता आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। तो विशेषता में आप लिखिएगा कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनेय नदी।
सबसे छोटी नदी कौन सी है आपकी? कागने नदी है। कागने नदी इस तरह से लिखिए, जैसलमेर में, साथ ही लिख लो इसके, जैसलमेर में मीठे पानी की, कैसे पानी की? मीठे पानी की भुज झील का, कौन सी झील? भुज झील का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? निर्माण करती है। तो ये थी आपकी काकने नदी, या इसे हम कह देते हैं मसूरदी नदी। तो काकने नदी का जो आपका उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल तो कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से ही निकलती हैं। यानी उद्गम तो क्या लिखे हम अलग से, आपको दिखाई दे रहा है कि जैसलमेर से निकलती हैं। और कौन सी पहाड़ियों से? कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती हैं। निकल के सीधी यूँ बह कर के किस झील में गिरती हैं? इस झील में। ये कौन सी झील है जो रेड कलर में अब मैं कर रहा हूँ? ये झील कौन सी? भुज झील का निर्माण करती हैं। जो कि झील कैसी हैं? मीठे पानी की, मीठे पानी की झील है ये दोस्तों, की झील। कौन सी? भुज झील है आपकी। तो ये काकने या मसूरदी नदी जो कि आंतरिक प्रवाह में हमारे द्वारा पढ़ी जाती है। इस तरह से हम जो हैं आगे बढ़ते हुए और अगली जो है आपकी उसका बात करते हैं। नेक्स्ट जो नदी आंतरिक प्रवाह की, एक नदी है आपकी साबी नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी? एक नदी है आपकी साबी नदी। तो साबी नदी की बात जो है प्रिय विद्यार्थियों अपन कर लेते हैं। तो साबी नदी का अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं तो साबी आपके जो आपका ज़िला है जयपुर, सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। यूँ इस तरह से लोकेशन है कि यूँ ये पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम कह देते हैं दोस्तों सेवर की पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियाँ आपकी? ये हैं सेवर की पहाड़ियाँ। ये जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये आपकी जयपुर ज़िले में अवस्थित हैं। कौन से ज़िले में? जयपुर में। और इनसे यूँ एक नदी निकलती हैं जिसे हम कह देते हैं साबी नदी। यूँ इस तरह से ये आपका ज़िला जयपुर और बहती हुई यूँ अलवर की तरफ बहती हैं। कहाँ चली जाती हैं? अलवर की तरफ यूँ बहती हैं दोस्तों ये नदी, जिसे हम किस नदी से नाम से जानते हैं? साबी नदी के नाम से। अलवर ज़िले की ये क्या है कि मुख्य नदी। ये यहाँ तो आपका जो ज़िला है वो दोस्तों है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। और यहाँ जो है अंत में इसके यहाँ शुरू हो जाता है आपका अलवर ज़िला। कौन सा शुरू हो जाता है? अलवर ज़िला। तो इस तरह से यूँ इसकी लोकेशन रहती है आपकी साबी नदी की। विशेषता में अगर बात करूं तो ये अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। क्या है? अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। फिर जो है हम बात करते हैं तो ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती हैं। कहाँ जाती हैं? यहाँ अलवर सीमा जैसे ही ख़त्म होती है तो आगे हमारा कौन सा स्टेट पड़ता है? यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा जो है राज्य प्रारंभ हो जाता है। तो ये एकमात्र नदी है जो कि कहाँ जाती हैं? आपकी हरियाणा जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी विशेषताएं भी मैं आपको यहाँ तक प्रेषित कर रहा हूँ। आप लिखिएगा इस साबी नदी की जो विशेषता है उसके बारे में लिखिएगा। विशेषता, और विशेषता के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो लिखिए विशेषता में कि ये जो है साबी नदी अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। कैसी नदी है? अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। और दूसरी बात जो है इसकी विशेषता में यही लिख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा, राजस्थान से कहाँ? हरियाणा
जाती है। तो ये तो आपकी मुख्य विशेषता हो गई साबी नदी की। तो यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप दोस्तों अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहें, आपको इत्मीनान से बहुत अच्छे तरीके से पूरा मैटर जो है संपूर्ण रूप से करवाया जाएगा और बहुत अच्छे नोट्स आप तक प्रेषित किए जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन आंतरिक प्रवाह में बात करते हैं। एक आपकी नदी है दोस्तों रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल। तो हम बात कर लेते हैं रूपारेल नदी की। तो जो आपकी रूपारेल नदी है प्रिय विद्यार्थियों, इसे वराहा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वराहा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इसे लसवारी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लसवारी नदी के नाम से भी रूपारेल को जाना जाता है। और अन्य नाम इसका मिलता है रूप नारायण। रूप नारायण नदी भी कह दिया जाता है। तो ये कुछ इसकी अन्य नाम थी जो कि आपकी रूपारेल नदी है। ये रूपारेल जो आपकी नदी है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर ज़िले से निकलती हैं। और रूपारेल नदी जो है अलवर ज़िले से निकलती हैं, जो उदयनाथ की पहाड़ी है आपकी वहाँ से निकलती हैं। और भरतपुर में नोह सभ्यता की खोज भी जो है इस तरह से इसके ऊपर हुई है। कौन सी सभ्यता की? नोह सभ्यता की। भरतपुर में रूपारेल जो नदी है आपकी, इसी के किनारे भरतपुर में एक सभ्यता मिली है जिसे हम नोह सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी एक लोह युगीन सभ्यता थी। इसी तरह से भरतपुर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे हम मोती झील बांध के नाम से जानते हैं, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा के नाम से अपन जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ जो है मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपकी रूपारेल नदी का। तो देखिएगा इस तरह से यूँ पहाड़ी हैं, यूँ हम पहाड़ी बना रहे हैं। ये आपकी उदयनाथ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? उदयनाथ की पहाड़ी, जो कि कहाँ पड़ती हैं? अलवर ज़िले में। ये यहाँ लिख रहा हूँ उदयनाथ की पहाड़ी। तो ये जो आपकी उदयनाथ की पहाड़ी हैं ये आपकी अवस्थित हैं अलवर ज़िले में। कौन से ज़िले में प्रिय विद्यार्थियों? अलवर में। तो यहाँ अलवर से ये नदी निकलती हैं, यूँ बहती हैं किशोर भरतपुर की ओर। यहाँ जो आपका ज़िला आता है वो आता है भरतपुर। कौन सा ज़िला है दोस्तों? भरतपुर। और जो आपका भरतपुर ज़िला है यहीं पर नोह सभ्यता का विकास इस रूपारेल नदी के किनारे हुआ था। यहाँ जो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये जो लाइनिंग कर रहा हूँ ये आपकी हैं नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नोह सभ्यता, जो कि रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई। और ये जो हैं एक प्रकार की लोह युगीन सभ्यता थी। आपसे पूछा जाए कैसी सभ्यता थी, तो ये लोह युगीन सभ्यता मानी जाती हैं, जो कि आपकी नोह सभ्यता है। तो कैसी सभ्यता थी ये? लोह युगीन के नाम से इसे जाना जाता है। लोह काल की थी तो लोह युगीन के नाम से इसे जान लिया जाता है। इसी तरह से भरतपुर ज़िले में ये जो आपकी रूपारेल नदी यूँ बहती हैं। यहाँ तो आपका ज़िला हो गया अलवर। यहाँ कौन सा ज़िला होगा? ये तो आपका अलवर ज़िला है। और नदी हमारी रूपारेल है, यूँ बहती है भरतपुर के। और भरतपुर में नोह सभ्यता का विकास इसके किनारे हुआ, जो कि लोह युगीन सभ्यता है। समझ में? इसी तरह से यहाँ पर भरतपुर ज़िले के अंदर क्या है दोस्तों कि एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक बांध का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जिसे हम मोती झील बांध के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? मोती झील बांध, जो कि भरतपुर में अवस्थित है। मोती झील बांध कहाँ अवस्थित है? ये हमारा भरतपुर में। और इस मोती झील को क्या कह देते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर के नाम से भी इस मोती झील बांध को जाना जाता है। तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से आपकी रूपारेल निकली। और जो है मुख्य विशेषताएं आप तक मैं यहाँ प्रेषित कर देता हूँ, लिख लीजिएगा दोस्तों आप साथ साथ। बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और मील का पत्थर साबित होगी हमारे तुल्य आरएस ऑनलाइन की क्लासेस जो भी हैं आपके इस मैटर के दौरान।
तो रेट में बहुत अच्छा साबित होगी हमारी क्लासें। विशेषता में आप लिखिएगा दोस्तों कि हम इसकी थोड़ी विशेषता के संदर्भ में लिख लेते हैं, लिखा हुआ थोड़ा ज़्यादा स्थायी रहता है। तो देखिएगा, रूपारेल नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर ज़िले में, या यूँ लिखिए भरतपुर में नोह सभ्यता, कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता। और कैसी है ये? लोहे युगीन है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। नोह सभ्यता की खोज की गई। कौन सी सभ्यता की खोज की गई? नोह सभ्यता की खोज की गई। फिर दूसरी जो विशेषता है यहीं लिख लीजिएगा, रूपारेल नदी पर, रूपारेल नदी पर भरतपुर में, कौन से पुर में? भरतपुर में मोती झील बांध स्थित है। कौन सा? मोती झील बांध स्थित है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। कौन से बांध को? मोती झील बांध को। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो इसी तरह से कुछ एक दो छोटी नदियाँ हैं जिसकी बात मैं यहीं कर लेता हूँ। अपना ये टॉपिक आंतरिक प्रवाह वाला समाप्त हो जाएगा आज दोस्तों, चिंता मत करिए। आप आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। एक आपकी नदी है, लिखेगा, यहाँ लिख देता हूँ। एक नदी आपकी रूपनगढ़। तो ये जो आपकी रूपनगढ़ नदी है दोस्तों, इसकी बात हम यहीं कर लेते हैं साथ साथ। तो रूपनगढ़ जो है जयपुर से निकलती है, सॉरी अजमेर से निकलती है आपके सलेमाबाद से, और जयपुर तक चली जाती हैं। और बस इसमें एक ही प्रश्न आता है जो कि कला और संस्कृति से आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कौन सी नदी के किनारे हैं? तो आपका रूपनगढ़ के किनारे ये पड़ती हैं, जो कि सलेमाबाद अजमेर में अवस्थित हैं, आपकी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ। हालांकि हम मेलों में बात इसकी करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह से सलेमाबाद से, हालांकि अजमेर से जो है ये नदी निकलती हैं। यूँ मैं रूपनगढ़ की लोकेशन यहीं बना देता हूँ। यानी ये तो आपकी पहाड़ी हुई, और इस तरह से यूं ये नदी बहती हैं, पहाड़ी से निकलती हैं और यूँ बहेगी। और यहाँ पर जो है आपका जयपुर ज़िला है। कौन सा ज़िला है दोस्तों? जयपुर ज़िला है। यूँ नदी बह रही है आपकी, और इस अजमेर के पास ही ये जो अजमेर से निकलते हैं, यहाँ कहाँ से निकली? ये अजमेर से। तो अजमेर से जैसे ही रूपनगढ़ नदी निकलती हैं तो इसके किनारे एक प्रधान पीठ है, सलेमाबाद एक जगह है। कौन सी जगह? यहाँ पर जो, जैसे कि आप मान लीजिए ये है सलेमाबाद, और सलेमाबाद जो है अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सलेमाबाद अजमेर में अवस्थित है। और यहाँ सलेमाबाद में जो हमने ये बनाया है चिन्ह लाल रंग से, ये आपको दिखाई दे रही है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्काचार्य ने दिया था, निम्बार्क संप्रदाय। और यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। तो प्रधान पीठ जो है दोस्तों यहाँ मानी जाती है हमारी निम्बार्क संप्रदाय की।
तो एक ही प्रश्न जो है तो आपसे पूछ लिया जाता है, कला व संस्कृति के रूप में नदी पूछ ली जाती है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपकी कौन सी होगी? रूपनगढ़, जो कि अजमेर से जयपुर के मध्य बहती हैं। तो इससे यही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका बनता है। समझ में आई दोस्तों? तो इसी तरह से एक नदी आपकी यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ, जिसकी छोटी सी नदी है दोस्तों, फिर हमारा आंतरिक प्रवाह जो है वो पूर्ण हो जाता है। फिर हम जो है आगे बात करेंगे इसी टॉपिक में। तो एक नदी है आपकी मंथा नदी। कौन सी? मंथा नदी। तो मंथा नदी की बात अपन जो है यहाँ कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा आप, विजिबल होगी मंथा नदी। तो ये मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती हैं। यहाँ यूँ जो हैं पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, इन पहाड़ियों को हम कहते हैं मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं और ये कहाँ है? जयपुर में। कौन से ज़िले में दोस्तों? जयपुर में है। और जयपुर से यूँ निकलती हैं ये नदी और जयपुर में ही बहती हैं। समझ में आई? तो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती हैं। और कुछ जो विशेष प्रश्न इसके पूछे जाते हैं तो वो आप उपनाम के संदर्भ में देख लीजिएगा। तो ये जो आपकी मेंथा नदी है, इसके उपनाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उपनाम, जो मेंथा या मंथा नदी है आपकी, इसके उपनाम यहाँ लिख रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों। विजिबल होगा तो उपनाम में आप देख लीजिए। एक तो इसे मेडा नदी कहते हैं, मेडा नदी भी कह दिया जाता है। और इसी तरह से इसका एक अन्य नाम है मंदा नदी, मेंथा नदी भी कह देते हैं, या मदाई नदी। एक अन्य नाम क्या है? मदाई नदी। तो ये हमारा जो है आंतरिक जल प्रवाह यहाँ पर संपूर्ण होता है, जिसमें हमने ये टॉपिक कर रहे थे कि राजस्थान में जल संरक्षण व संग्रहण। इसमें हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ रहे थे और आंतरिक प्रवाह की नदियों में घग्गर, कांतली, साबी हैं, काकनिया हैं, मेंथा है, रूपनगढ़ है, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो ये जो है आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मानी जाती हैं। और राजस्थान में मैंने आपको बताया कि राजस्थान के कुल जो अपवाह तंत्र है, इसमें 60% भाग जो है आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। और इसी कारण जो है भूमिगत जल स्तर हमारे राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदियों में इतना जल जो है होता नहीं है। तो हमारा भूमिगत जल जो है वैसे ज़्यादा है सतही जल की अपेक्षा। समझ में दोस्तों? कल जो है हम अगली क्लास में बात करेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र की। और अरब सागरीय नदी तंत्र में भी आपको पता है कि राजस्थान में कुल जो अपवाह तंत्र का लगभग 16% के आसपास आपका अरब सागरीय जो नदी तंत्र है वो पाया जाता है। और अब अरब सागरीय जो नदी तंत्र है उसमें हम लूनी नदी पढ़ेंगे। लूनी की सहायक नदियाँ जैसे आपकी मीठड़ी, मांडी, जोजड़ी, सुकड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी जो भी हैं उनकी बात करेंगे। पश्चिमी बनास की बात करेंगे जिसके सहायक नदी सीपू के संदर्भ में जानकारी लेंगे। साबरमती को पढ़ेंगे जिसमें वाकस जो आपकी वाकल है, मानसी, सही, हतमती, वैतरक है, उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। माही नदी इसी के अंतर्गत आती हैं आपकी अरब सागरीय के अंतर्गत, जिसमें अनास है, एराव है, सोम, जाखम, लखन है, चापन है, चाहे वो मोरन है। तो ये सारी नदियां हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में? अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहे। तब तक के लिए मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।